हेलो डियर, वेलकम करता हूँ आप सभी को यूट्यूब चैनल नर्सिंग ज्ञान में। आज का वीडियो बहुत शानदार होने वाला है। चलिए आज के वीडियो में हम लोग जो है 29वां नंबर का वीडियो चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग का देखेंगे। यह वीडियो तो आपका कल ही आया था लेकिन नहीं आ पाया, इसके लिए जो है सॉरी। ठीक है, चलिए कोई नहीं, आज हम लोग इसको देखते हैं। वीडियो नंबर 29वां है और जीएनएम सेकेंड ईयर के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण। यह जो 3 प्रश्न है इसमें से एक प्रश्न आपका एग्जाम में आने का संभावना है। 3 प्रश्न देखेंगे, उसमें से एक प्रश्न आने की संभावना है आज के वीडियो से, समझ गए। तो चलिए जीएनएम सेकेंड ईयर बहुत अच्छे प्रश्न हम लोग देखेंगे। चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, अगर इससे पहले आप 28 वीडियो तक नहीं देखे हैं चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग जीएनएम सेकेंड ईयर का, तो जाकर जरूर देखिए 28 वीडियो तक चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग का, आपको क्लियर होगा। आप प्रश्न पहला है, कहता है थैलेसीमिया होता क्या है। थैलेसीमिया के बारे में हमको बताना है। ठीक है, थैलेसीमिया हो गया, हीमोफीलिया हो गया, यह दोनों एक ऐसा रोग है जो आपको अनुवांशिक रोग के अंदर आता है, समझ गए। इसका हम लोग जो है लक्षण, निदान, ट्रीटमेंट, नर्सिंग मैनेजमेंट सब चीज़ देखेंगे। चलिए देखते हैं थैलेसीमिया होता क्या है। माय डियर, थैलेसीमिया एक प्रकार का जन्मजात अनुवांशिक हीमोलाइटिक एनीमिया है, समझ गया। देखिए थैलेसीमिया एक प्रकार का आपका जो है क्या है, अनुवांशिक रोग है जो बच्चे में जन्मजात भी हो सकता है और यह अनुवांशिक भी हो सकता है, समझ गए। इसमें होता है कि जो हीमोग्लोबिन होता है इसका बीटा चेन का निर्माण नहीं हो पाता, समझ गए। इसमें बी चेन का निर्माण नहीं हो पाता है, जिसके कारण होता है कि इसमें इस विकार के कारण एचबी मतलब हीमोग्लोबिन के कारण आरबीसी पतला हो जाता है और जल्दी से नष्ट हो जाता है। मतलब देखिए इसमें होता यह है थैलेसीमिया वाले पेशेंट में कि जो रेड ब्लड सेल होता है आरबीसी, यह आरबीसी क्या होता है कि इतना जल्दी बनता है और इतना जल्दी नष्ट होता है कि भारी जो है रक्त की कमी जो है ऐसे पेशेंट में देखने को मिल जाता है। बहुत जल्दी जल्दी ब्लड इसमें चढ़ाना पड़ता है, क्योंकि इसमें जो आरबीसी होता है वह जल्दी जल्दी नष्ट होता है और जल्दी जल्दी जो है आपके जो आरबीसी का कार्यकाल 120 दिन के आसपास माना जाता है। तो अगर यह एडल्ट में होगा तो कम दिन में ही समाप्त हो जाएगा, अगर बच्चा में है तो उससे भी कम दिन में समाप्त हो जाता है। तो इसका मेन थैलेसीमिया एक अनुवांशिक रोग है जो हीमोग्लोबिन का जो बी चैन होता है इसका निर्माण नहीं होता है, और इसमें हीमोग्लोबिन इसी विकार के कारण बी चैन के निर्माण नहीं होने के कारण जो हीमोग्लोबिन होता है इसके कारण आरबीसी जो है पतला और जल्दी जल्दी नष्ट होने लगता है, समझ गए। जिसे हीमोलाइसिस होता रहता है, मतलब ब्लड जल्दी जल्दी क्षति होते रहता है, इस कारण हीमोलाइटिक एनीमिया हो जाता है। यह 2 प्रकार के होता है। अब आप लोग थैलेसीमिया समझ गए कि आरबीसी का जल्दी जल्दी नष्ट होना, पतला हो जाना ही जो है आपका थैलेसीमिया कहलाता है। और यह क्यों होता है, क्योंकि यह हीमोग्लोबिन की बी चैन का निर्माण नहीं कर पाता है और इसी कारण जो है इसी हीमोग्लोबिन के बी चैन नहीं निर्माण होने के कारण ही आरबीसी पतला हो जाता है और जल्दी जल्दी नष्ट होता है, समझ गए। जल्दी जल्दी नष्ट होगा तो बॉडी को जल्दी बनाना भी पड़ेगा, तो उतना जल्दी बॉडी बना नहीं पाता है, तो उसके लिए बाहर से ब्लड चढ़ाया जाता है ऐसे पेशेंट को, समझ गए, और बार बार जल्दी जल्दी चढ़ाना पड़ता है। तो यही जो है थैलेसीमिया हो गया, समझ गए। अब यह जो है इसे हम लोग हेमोलाइटिक एनीमिया भी कहते हैं, समझ गए। हेमोलाइटिक एनीमिया कहने का मतलब है, देखिए यहाँ पे मैंने इंग्लिश दे दिया है, यह 2 प्रकार के होता है। थैलेसीमिया मेजर होता है, एक थैलेसीमिया माइनर होता है, समझ गए। एक मुख्य मतलब भारी थैलेसीमिया होता है और एक माइनर मतलब हल्का सा होता है। तो 2 प्रकार के थैलेसीमिया है, यहाँ पे बता दिए। लक्षण की बात किया जाए, क्लिनिकल फीचर्स आपके नीचे दिए गए हैं। क्लिनिकल फीचर में बढ़ा हुआ पीलापन। अब देखिए लक्षण क्या क्या होंगे, ब्लड कमी होगा, जल्दी जल्दी नष्ट होगा, तो क्या लक्षण दिखेगा, पैलोर मतलब बढ़ा हुआ शरीर में पीलापन, समझ गए। ग्रोथ फेलुअर, बॉडी ग्रोथ नहीं करेगा, क्योंकि रक्त एक बहुत बड़ा फैक्टर है ग्रोथ करने के लिए, तो ग्रोथ में विकास वृद्धि में असफलता होगा। जॉन्डिस हो सकता है ऐसे पेशेंट को रक्त की कमी होने पर, आरबीसी की कमी होने पर। प्लीहा व यकृत में वृद्धि, मतलब एस्प्लीन बढ़ जाएगा या फिर लीवर बढ़ जाएगा, जिसे एस्प्लीनोमेगली और हिपेटोमेगली कहते हैं। लिम्फ ग्रंथियों में वृद्धि, लिम्फेडेनोपैथी, मतलब जो लिम्फ ग्रंथि होता है लिम्फेडेनोपैथी, लिम्फ ग्रंथि में वृद्धि, इनराल्ज होना। थैलेसीमिक चेहरा, थैलेसीमिक फेस में भी परिवर्तन आ जाएगा। रक्ताल्पता, एनीमिया हो जाएगा पेशेंट में। कमजोरी एवं भोजन अंतर्ग्रहण, समझ गए। कांचे जैसा शरीर, हेमोसाइड्रोसिस हो सकता है। तो ये सब जो है कुछ आपके ब्लड से ही रिलेटेड जो है आपका क्या है लक्षण है कि ब्लड अगर
प्रॉब्लम होगा तो ये सारा चीज़ होगा ही। जैसे आरबीसी में प्रॉब्लम है, हीमोग्लोबिन का बीटा चैन नहीं बन पाता है तो उसके कारण आरबीसी कमेगा, तो बढ़ा हुआ शरीर में पीलापन होगा, वृद्धि असफलता रुक जाएगा, पीलिया होगा, समझ गए, लीवर और प्लीहा बढ़ने लगेगा, लिम्फ ग्रंथि में भी वृद्धि आएगा, चेहरा जो है थैलेसेमिक हो जाएगा, रक्ताल्पता, एनीमिया, कमजोरी और भोजन अंतर्ग्रहण, समझ गए, कांचे जैसी त्वचा हो जाएगा। तो ये सब आपका कुछ लक्षण है, बहुत आसान लक्षण है, मैंने आपको बता दिया। देखिए लक्षण कभी भी लिखिएगा ना तो पहले बीमारी को ध्यान में रखिएगा कि बीमारी है क्या, और उसी बीमारी पर बेस्ड तो लक्षण होता है ना। तो यहाँ पे ब्लड है, थैलेसेमिक है, जानते हैं कि इसमें आरबीसी और हीमोग्लोबिन का गड़बड़ी है, बार बार आरबीसी नष्ट होता है, बार बार आरबीसी पतला हो जाता है, समझ गए, जिसके कारण व्यक्ति में क्या क्या होगा लक्षण तो समझ जाइए। रही बात निदान की, तो ब्लड की जांच किया जाएगा, समझ गए, हीमोग्लोबिन का जांच होगा, उसमें बोन मैरो का जांच होता है क्योंकि बोन मैरो ही आरबीसी का निर्माण करता है, समझ गए, और वहाँ पे पता चलेगा कि बोन मैरो सही है या गड़बड़ है, गड़बड़ है तो बोन मैरो को ठीक किया जाएगा, ट्रांसप्लेट किया जाएगा, समझ गए, एक्सरे भी किया जाएगा। तो यह सब कुछ निदान है, ये निदान को मैंने आपको यहाँ पे बता दिया, समझ गए, कोई दिक्कत नहीं। चलिए आगे चलते हैं। उपचार की बात किया जाए, थैलेसेमिया वाले पेशेंट का क्या उपचार होगा, तो उपचार आपके सामने में है। हीमोग्लोबिन का स्तर समान बनाए रखने के लिए बाल बाल रक्तदान किया जाता है। अब मानिए किसी पेशेंट को जो है बी चैन बीटा चैन नहीं बन रहा है, बार बार हीमोग्लोबिन के बी चैन नहीं निर्माण हो रहा है, जिसके कारण आरबीसी पतला है और जल्दी जल्दी नष्ट हो रहा है। तो जल्दी जल्दी बनेगा, जल्दी जल्दी नष्ट होगा तो एचबी का हीमोग्लोबिन का लेवल तो कम होगा ही होगा, तो कम होगा तो उसको मेंटेन करके रखने के लिए ब्लड ट्रांसफ्यूजन बार बार समय समय पर किया जाना चाहिए, पहला पॉइंट। दूसरा है एस्प्लेनेक्टोमी, समझ गए, प्लीहा छेदन, एस्प्लेनेक्टोमी, प्लीहा के बढ़ने के कारण उत्पन्न परेशानियों को कम करने हेतु। अब यहाँ पे लक्षण में देखें कि प्लीहा बढ़ता है, लीवर बढ़ता है, तो इसके लिए एस्प्लेनेक्टोमी किया जाता है, प्लीहा के बढ़ने के कारण उत्पन्न परेशानी को कम करने के लिए, समझ गए। फॉलिक एसिड देते हैं, आयरन नहीं दिया जाता है। थैलेसेमिया वाले पेशेंट का फॉलिक एसिड देते हैं, आयरन नहीं देते हैं, समझ गए। आगे है, नेक्स्ट है, बार बार होने वाले रक्तदान के कारण शरीर में होने वाली आयरन विषाक्तता को कम करने के लिए डिफ्रोक्सेमाइन दिया जाता है। अब यहाँ पे कहता है बार बार ब्लड ट्रांसफ्यूजन होगा तो इनसे आयरन पॉइजनिंग हो सकता है, आयरन विषाक्तता हो सकता है, तो इसको कम करने के लिए डिफ्रोक्सेमाइन टैबलेट जो है, डिफ्रोक्सेमिन टैबलेट दिया जाता है, याद रखिएगा, आयरन विषाक्तता को कम करने के लिए डिफ्रोक्सेमिन टैबलेट। ओके, चलिए, तो ये हो गया आपका कुछ इलाज है। बाकी ऐसे बच्चों में क्या करते हैं, पोषण के बनाए रखते हैं, समझ गए, खान पान अच्छा कर रखते हैं, आरबीसी हीमोग्लोबिन स्तर को मेंटेन करे ऐसा फूड देते हैं, तो ये सब चीज़ों को ध्यान में रखते हैं। ओके, आगे यहाँ पे इंग्लिश दे दिए हैं। आगे है नर्सिंग प्रबंध। नर्सिंग प्रबंध आगे पे सामने है। नैदानिक परीक्षणों हेतु बालक को तैयार करना, मतलब नैदानिक मतलब टेस्ट उस्ट वगैरह के लिए बालक को तैयार करना चाहिए, नर्स का ये जिम्मेदारी है। बालक व माता पिता को रोग, उपचार व उसके संभावित परिणामों के बारे में समझाना चाहिए। अब ये जो रोग है इसका कैसे उपचार है, क्या संभव परिणाम इसका है, तो इसके लिए माता पिता को समझाना चाहिए एज ए नर्स। ब्लड ट्रांसफ्यूजन द्वारा हीमोग्लोबिन स्तर सुधारा व उत्कीय ऑक्सीजन अल्पता को दूर किया जा सकता है। अब हम लोग जानते हैं कि जैसे ही ब्लड लेवल, हीमोग्लोबिन लेवल कमेगा तो चूँकि पावर होता है ऑक्सीजन ढोने का ब्लड का ही, तो वो कमेगा तो ऑक्सीजन लेवल भी कमेगा। तो आप ब्लड ट्रांसफ्यूजन के जरिए हीमोग्लोबिन स्तर को तो सुधार ही सकते हैं, प्लस में ऑक्सीजन का जो कमी है उसको भी दूर कर सकते हैं, समझ गए। चौथा है रक्तदान, ब्लड ट्रांसफ्यूजन को अवांछित प्रभावों के लिए नज़र बनाए रखें। अब जब ब्लड ट्रांसफ्यूजन हो तो उसे ध्यान में रखें कि कोई और जो है प्रभाव इस पर न दिखे। बच्चे को संक्रमित अंगुतकों से दूर रखें, कोई ऐसे संक्रमित व्यक्ति है उससे बच्चे को दूर रखें। बालक को व्यक्तिगत स्वच्छता, पर्सनल हाइजीन का ध्यान रखें। बालक का मनोरंजन व मन बहलाव, रिएक्शन एवं डाइवर्जन थेरेपी करें। बालक व अभिभावकों को मनोवैज्ञानिक संबल प्रदान करें। अब ऐसा नहीं है कि थैलेसेमिया वाला मरीज है तो वह परमानेंट जो है ठीक हो जाता है, ऐसा नहीं होता है, समझ गए।
अगर मान गए बोन मैरो का समस्या से ये चीज़ें हो रहा है तो ठीक है, हम बोन मैरो का जो है सही करवा देंगे, बोन मैरो के ट्रांसप्लांट करवा देंगे। तो हो सकता है बोन मैरो के खराबी से अगर बार बार ब्लड का क्षति हो रहा था या ठीक से नहीं बन रहा था तो हो सकता है अब बन जाए। लेकिन अगर यह जन्मजात है, बोन मैरो ठीक है लेकिन थैलेसीमिया हो रखा है, तो फिर इसका कोई परमानेंट सोल्यूशन नहीं है। यह वही चीज़ें है, फॉलिक एसिड चलता रहेगा, समझ गए। और बच्चे को जब जब ज़रूरी पड़ेगा तब तब ब्लड ट्रांसफ्यूजन किया जाता है। तो ये चीज़ें आपको ध्यान में रखना है, समझ गए। तो ये हो गया हमारा थैलेसीमिया। यहाँ पे इसका भी इंग्लिश दे रखे हैं तो टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। अब आता है एक और ब्लड से ही रिलेटेड रोग है, वह है हीमोफीलिया, समझ गए। देखिए वहाँ पे तो ब्लड अब ऑटोमेटिक नष्ट होता है, समझ गए, ऑटोमेटिक हीमोग्लोबिन लेवल नीचा आ जाता है, रक्त की कमी हो जाता है थैलेसीमिया में, तो वो चीज़ देखे हैं। लेकिन हीमोफीलिया एक ऐसा रोग है जिसमें ब्लड का क्लॉटिंग नहीं हो पाता है। अब चूँकि हम जानते हैं कि हमारा हाथ पैर कहीं कट जाएगा तो देखते होइएगा धीरे धीरे ऑटोमेटिक मेरा ब्लड जो है आना बंद हो जाता है। जब प्रेस कर देते हैं या थोड़ा सा कुछ उस पर रख देते हैं तो धीरे धीरे वह थक्का बनाकर वहाँ पे ब्लड बाहर रक्त स्राव होना बंद हो जाता है। लेकिन जो हीमोफीलिया वाला पेशेंट होता है उसमें कुछ कर लीजिएगा उसका ब्लड जो है नहीं रुकेगा, इतना ज़्यादा उसमें ब्लड जो है आपका पतला रहता है, क्लॉटिंग फैक्टर अनुपस्थित होता है कि उसका ब्लड क्लॉट बन ही नहीं पाता है और ऑटोमेटिक जो है थोड़ा सा भी कटेगा ब्लड उसका निकलने लगेगा धड़ाधड़। तो हीमोफीलिया वाला पेशेंट को थोड़ा ध्यान रखना चाहिए। चलिए देखते हैं हीमोफीलिया क्या है, समझ गए। हीमोफीलिया क्या है आपको समझना है। देखिए यह एक अनुवांशिक रोग है, हीमोफीलिया भी एक अनुवांशिक रोग है, थैलेसीमिया भी एक अनुवांशिक रोग है, क्योंकि ये सब ऑटोमेटिक जो है होता है। ऐसा नहीं है कि जो है यह किसी चीज़ के साइड इफ़ेक्ट से हो गया या बाद में हो जाता है, समझ गए। यह जन्मजात भी हो सकता है और फिर अनुवांशिक गड़बड़ी के कारण भी हो जाता है, समझ गए। जो बच्चों में माता से स्थानांतरित होता है, हीमोफीलिया जो है माँ से बच्चे को स्थानांतरित होता है। इसमें रक्त का थक्का नहीं बन पाता है, ब्लड क्लॉटिंग नहीं बन पाता है, अर्थात चोट लगने पर रक्त जो है कंटिन्यूअसली बहते रहता है, सीक्रेट होते रहता है। तो यही हीमोफीलिया होता है। बाकी चलिए देखते हैं कारण की बात किया जाए तो कारण इसमें अनुवांशिक रूप से रक्त में थक्का, ब्लड क्लॉट जो है नहीं बन पाता है। फैक्टर 8, फैक्टर 9, फैक्टर 11 की कमी से जो है हीमोफीलिया होता है। फैक्टर देख लीजिए यहाँ पे फैक्टर 8 वाला जो होता है इसकी कमी से हीमोफीलिया ए होगा। फैक्टर बी हीमोफीलिया बी फैक्टर 9 की कमी से होता है और हीमोफीलिया सी जो है फैक्टर 11 की कमी से होता है, समझ गए। इन कारकों की कमी के कारण रक्त का थक्का बनने की क्षमता पूर्ण या आंशिक रूप से खत्म हो जाती है, समझ गए। अब जैसे ही इन सभी फैक्टर का कमी हो जाता है तो हमारे ब्लड में, बॉडी में जो क्लॉटिंग पावर है वह क्षमता ही पूर्ण तरीक़ा से आंशिक रूप से ख़त्म हो जाता है, जिसके कारण घाव होने पर, कटने पर कहीं भी ब्लड कंटिन्यू जाते रहता है, जमता नहीं है, जिसके कारण ब्लड बंद नहीं होता है, समझ गए। तो हीमोफीलिया यही होता है, फैक्टर 8, फैक्टर 9 और फैक्टर 11 के कमी के कारण हीमोफीलिया होता है। फैक्टर 8 कमी होता है, हीमोफीलिया ए होता है। फैक्टर 9 कमी होता है, हीमोफीलिया बी होता है, ठीक है। फैक्टर 11 कमी होता है, हीमोफीलिया सी होता है। ओके, याद रखिएगा। ये चीज़ें हो गया। अब इसमें लक्षण क्या दिखते हैं, अगर किसी को प्रॉब्लम है ऐसे तो क्या लक्षण होंगे। तो लक्षण यही है कि चोट लगने पर निरंतर ब्लीडिंग होते रहेगा, समझ गए, रुकेगा नहीं। नासा रक्तस्राव एपिस्टैक्सिस, ऐसे मरीजों, ऐसे बच्चों में जिसको हीमोफीलिया है, नाक से रक्तस्राव अगर होगा तो होते रहेगा, समझ गए, या बिना किसी कारण के भी जो है नाक से कभी कभी रक्तस्राव आने लगेगा। जरा सा कट फट जाना, जख्म हो जाना, यह भी जो है ब्लड सिक्रेशन होने लगता है। वोमिट के जरिए, मतलब वोमिटिंग, उल्टी के जरिए रक्त आ सकता है, हीमोफीलिया भी में होता है। मल में रक्त जमना, मैलीना, अब मल इतना ज़्यादा पतला है कि वह अपने स्थान पर क्लॉट नहीं हो पाता है, जहाँ तहाँ जाते रहता है, तो उल्टी में भी आ सकता है, मल में भी आ सकता है, नाक से भी निकल सकता है, कटने फटने पर भी निकल सकता है, चोट लगा, फट गया, तुरंत ब्लड निकलते रहेगा।
तो ये सब जो है आपका लक्षण है दांत निकलने या किसी छोटी शल्यक्रिया में अत्यधिक ब्लीडिंग होना। तो ऐसे पेशेंट जो हीमोफीलिया से ग्रसित है उसको अगर दांत भी निकलेगा, समझ गए, या बच्चा है दांत भी निकलेगा, या फिर छोटा सा अगर कट फट लगाएंगे शल्यक्रिया के लिए वहाँ भी जोर से ब्लीडिंग होगा। तो यह जो है एक परेशानी होता है हीमोफीलिया वाले का। इसका ट्रीटमेंट की बात किया जाए तो रक्तस्राव रोकने के लिए ताजे प्लाज्मा को अंतःशिरीय आईवी मार्ग द्वारा दिया जाता है। अब ब्लीडिंग को रोकने के लिए प्लाज्मा चढ़ाया जाता है आईवी मार्ग से, समझ गए। फैक्टर 8 कारकों का इंजेक्शन दिया जाता है। फैक्टर 9 की कमी होने पर प्रोथ्रोम्बिन कॉन्स्ट्रेट दिया जाता है। तो याद रखना है आपको कि फैक्टर 8 का इंजेक्शन दिया जाता है। फैक्टर 8 की कमी होने पर, फैक्टर 9 की कमी होने पर प्रोथ्रोम्बिन कॉन्सनट्रेट दिया जाता है। तो ये चीज़ें आपको याद में रखना है। और जिसको हीमोफीलिया होता है देखते होइएगा कि वह इंजेक्शन लगाने जाता है, समझ गए, इंजेक्शन लगाने जाता है, फैक्टर का जो है इंजेक्शन लगता है उसको। तो ये ट्रीटमेंट होता है। बाकी इसका भी कोई परमानेंट सोल्यूशन नहीं है। अगर कोई हीमोफीलिया से ग्रसित है तो उसका कोई परमानेंट सोल्यूशन नहीं है, बस उसको हिसाब से फैक्टर का टीका हमेशा लेते रहना पड़ता है, समझ गए। तो ये चीज़ को ध्यान में रखना है, ओके। नहीं तो वही अगर ज़्यादा ब्लीडिंग हो गया किसी कटने फटने पर तो फिर उसको ब्लड निकल जाएगा, फिर उसको भी जो है क्या होगा कि ब्लड चढ़ाना पड़ेगा, प्लाज्मा चढ़ाना पड़ेगा, समझ गए। यही उसका भी ट्रीटमेंट है। अब आ गया नर्सिंग प्रबंध, नर्सिंग मैनेजमेंट। नर्सिंग मैनेजमेंट की बात है माय डियर, यहाँ पे देख लीजिए। रक्तस्राव की रोकथाम कह रहे, पहले नर्सिंग मैनेजमेंट ये करना है कि कोई हीमोफीलिया का पेशेंट है और उसको अगर कट फट गया है तो पहले उसका ब्लीडिंग को रोकथाम करें। ब्लीडिंग को कैसे रोकना है पहले इसको देखें। रक्तस्राव हो रहे स्थान पर बर्फ या शीतल का प्रयोग करें ताकि ब्लीडिंग कुछ हद तक कम हो, समझ गए। चोट से बचाव के लिए सुरक्षा उपायों का ध्यान रखें। जो हेमोफीलिया का पेशेंट है उसको धारदार हथियार से दूर रहना चाहिए, समझ गए। साथ में उसे ध्यान रखना चाहिए कि हमें कहीं ठोकर वोकर चोट उट ना लगे, समझ गए। बालक के नाखून कटे हो वह डायपर में पीनों का उपयोग ना करें। अब ऐसे बच्चे हो जिनको हीमोफीलिया हो तो जो है बालक को नाखून कटे हो इसका ध्यान रखें, और साथ में डायपर में पिन न लगे रहने दें, क्योंकि थोड़ा सा भी अगर कहीं चुभ जाएगा और नाखून अगर बड़ा रहेगा और वो नाखून से खरोच लग जाएगा तो ब्लड तुरंत जो है निकलने लगेगा, आने लगेगा। जो कि एक नॉर्मल व्यक्ति में अगर थोड़ा सा खरोच आ जाता है, थोड़ा सा अगर नाखून लग जाता है तो उतना परेशानी नहीं होता है, लेकिन इसमें अगर लग जाएगा तो ब्लड तुरंत निकलने लगेगा, ठीक है। पाँचवा है बालक को नरम आहार दे व मुलायम टूथब्रश दे ताकि मसूड़ों में कोई घर्षण न लगे और रक्तस्राव न हो, समझ गए। क्योंकि कहीं भी थोड़ा सा भी खरोच लगेगा तुरंत ब्लड निकलने लगेगा, तो ये ध्यान रखना चाहिए, ठीक है ना। तो ये जो है आपका नर्सिंग प्रबंध हुआ। यहाँ पे मैंने इसका इंग्लिश दे रखा है। टोटल आपको लिखना है कारण सब चीज़। 5 नंबर में हीमोफीलिया, 5 नंबर में थैलेसीमिया आपसे पूछा जा सकता है, आप इसको लिखिएगा, ओके। एक प्रश्न और ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है एनसेफ्लाइटिस। एनसेफ्लाइटिस एनसीफ्लाइटिस एनसेफ्लाइटिस क्या होता है, कारण, लक्षण, उपचार, नर्सिंग प्रबंध लिखना है। चलिए, एनसेफ्लाइटिस आपसे जो है मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग में भी पूछा जा सकता है या फिर चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग में भी पूछा जा सकता है, कहीं भी पूछेगा आप इसको जो है लिख दीजिएगा, 5 नंबर में पूछेगा, ओके। देखिए एनसेफ्लाइटिस क्या होता है, मेनिंजाइटिस हो गया और एनसेफ्लाइटिस, दो ये ब्रेन का है जो कि आपके एग्जाम में पूछते हैं, समझ गए ना। तो मेनिंजाइटिस तो होता है मस्तिष्क या स्पाइनल कोर्ड के जो लेयर होता है मेनिंजिस, उसमें इन्फ्लामेशन से मेनिंजाइटिस होता है, पढ़ा भी रखे हैं। एनसेफ्लाइटिस जो होता है इसे ब्रेन के सूजन के नाम से जानते हैं, समझ गए। मस्तिष्क का आवरण, समझ गए, मस्तिष्क का आवरण कहेगा तो ये मेनिंजिस वाला, समझ गए, और मस्तिष्क शोथ कहेगा तो ये एनसेफ्लाइटिस वाला, ओके। एन्सेफ्लाइटिस क्या है देख लीजिए, मस्तिष्क के प्रदाह इन्फ्लामेशन या सूजन इन्फ्लामेशन के परिणाम स्वरूप मस्तिष्क के कार्यों को गड़बड़ाने की अवस्था को एन्सेफ्लाइटिस कहते हैं। माय डियर, अब चूंकि हम लोग जानते हैं कि यहाँ पे आइटिस जिसके पीछे लग जाए वह इन्फ्लामेशन को दर्शाता है, और इन्फ्लामेशन में क्या होता है पता है, इन्फ्लामेशन में होता यह है दर्द होता है, सूजन होता है, स्थानीय जगह पर लालिमा आता है, समझ गए। तो ये कुछ इन्फ्लामेशन में होता है, समझ गए। तो एन्सेफ्लाइटिस भी मस्तिष्क के प्रदाह है, इन्फ्लामेशन है या सूजन कहिए, इसके परिणाम स्वरूप, इन्फ्लामेशन के परिणाम स्वरूप मस्तिष्क के कार्य करने की जो
चीज़ें हैं वह गड़बड़ा जाता है, फंक्शन गड़बड़ा जाता है और इसी अवस्था को एन्सेफेलाइटिस कहते हैं। जाहिर सी बातें हैं, आपको ब्रेन में सूजन होगा तो किसी न किसी कारण से ही होगा। ब्रेन में अगर मस्तिष्क में सूजन और दर्द होगा तो किसी न किसी कारण से ही होगा। अब जैसे ही किसी कारण से अगर सूजन और दर्द होगा तो जाहिर सी बातें हैं आपका मस्तिष्क कार्य करने में फंक्शनिंग जो है गड़बड़ाने लगेगा और इसी अवस्था को हम लोग एन्सेफेलाइटिस कहते हैं। समझ गए? इसे मस्तिष्क शोथ भी कहते हैं। ओके, चलिए कारण इसका क्या होता है माय डियर, देख लीजिए। कारण में अब चूंकि यह एक इन्फ्लामेशन है तो संक्रमण भी हो सकता है, चोट फोट भी हो सकता है। समझ गए? देख लीजिए, वायरल संक्रमण जैसे मम्स, मिजल्स, रूबेला, साइटोमेगला, हर्पिज वायरस, ये सब वायरल वायरस है जिसके कारण व्यक्ति में एन्सेफेलाइटिस होता है। जैसे आप लोग सुने होइएगा जापानीज इंसेफेलाइटिस होता है ना, तो ये देख लीजिए वायरल में होगा, जैसे मम्प्स होता है, मिजल्स, रूबेला, साइटोमेगला वायरस, हर्पिज वायरस। इन सभी वायरल संक्रमण के कारण ब्रेन में भी इफेक्ट होगा और एन्सेफेलाइटिस हो सकता है। तो याद रखिएगा, मम्प्स, मिजल्स, रूबेला, साइटोमेगला, हर्पिज वायरस। ओके, हो गया। जीवाणु के बात करेगा तो ट्यूबरक्लोसिस, टाइफाइड, ब्रेन में ट्यूबरक्लोसिस भी होता है, ब्रेन टीबी पता है ना, तो ट्यूबरक्लोसिस भी इसका कारण। टाइफाइड, ब्रेन में बुखार पहुंच जाएगा तो टाइफाइड वो भी हो सकता है। तो बैक्टीरिया में जैसे ट्यूबरक्लोसिस, टाइफाइड भी इसका रीजन हो सकता है एन्सेफेलाइटिस का। अन्य कवक जैसे प्रोटोजोआ, कृमि आदि के संक्रमण से भी हो सकता है। टीकाकरण के बाद साइड इफेक्ट में भी हो सकता है। पॉइजनिंग अथवा तीव्र संक्रमण, विषाक्तता अथवा तीव्र गंभीर संक्रमण भी इसका कारण बन सकता है। तो ये मैंने यहाँ पे आपको कारण बता दिया। ठीक है, कारण क्या है आपके सामने में है, कारण क्या है आपके सामने में है। वायरल संक्रमण में ये सब, जीवाणु संक्रमण में टीबी, टाइफाइड, अन्य कवक, प्रोटोजोआ, कृमि, टीकाकरण के बाद विषाक्तता अथवा साथ में आप लिख लीजिएगा चोट लगने, ट्रॉमा के बाद चोट लगने में भी ये चीज़ें हो सकता है। समझ गए? लिख दीजिएगा। तो ये सब चीज़ें मैंने यहाँ पे आपको बता दिया। ओके, लक्षण की बात करिएगा कि अगर किसी को ऐसे प्रॉब्लम है तो क्या लक्षण दिखेंगे, तो ऐसे पेशेंट में तेज़ बुखार आता है, हेडेक होता है भारी, जी मचलना, उल्टी होना, गर्दन में अकड़न, रिजिडिटी। समझ गए? ये सब याद रखने को है। दौरे पड़ता है, झटके लगता है, पेशेंट कोमा में भी चला जाता है, पैरालिसिस हो जाता है। तो ये सारे कंडीशन है, तो आप लोग याद रखिएगा। लक्षण क्या है? लक्षण तेज बुखार, सर दर्द, जी मचलना। जब ब्रेन में ही प्रॉब्लम है, ब्रेन में ही सूजन है, समझ सकते हैं कि जी मचलना, उल्टी होना, चूँकि सब कंट्रोल तो हमारा ब्रेने होता है। ब्रेने अगर काम करना गड़बड़ा देगा तो बुखार, दर्द क्या नहीं होगा, गर्दन अकड़ने लगेगा। समझ गए? दौरा पड़ने, झटका पड़ने लगेगा, कन्वल्सन एंड ट्रीमर, कोमा, पेशेंट में कोमा में चला जाएगा जिसको हम लोग अनकॉन्शियस भी कह सकते हैं। पैरालिसिस, पेशेंट में पैरालिसिस जिसको लकवा पक्षाघात कहते हैं। तो ये सारे चीज़ आपको बिल्कुल आ सकते हैं एन्सेफेलाइटिस में। ओके, इसका उपचार क्या है? वायरस जनित अगर एन्सेफेलाइटिस का कोई विशिष्ट उपचार नहीं है। अगर पेशेंट के वायरस जनित कोई एन्सेफेलाइटिस वाला अगर प्रॉब्लम है तो फिर इसका कोई विशिष्ट उपचार नहीं है, केवल लक्षणात्मक उपचार किया जा सकता है। जैसे एंटीबायोटिक देना, एंटी कन्वल्सेंट दवा मतलब दौरा को कम करना, ज्वर रोधी बुखार को कम करना, इंट्राक्रेनियल आईसीपी लेवल को कम करने के लिए हाइपरटोनिक सॉल्यूशन, समझ गए, जैसे मेनिंटोल और स्टेरॉयड आदि दिए जाते हैं। तो माय डियर, अगर किसी को अगर वायरस के जनित मतलब हर्पिस, मिजल्स, रूबेला, समझ गए, साइटोमेगला वायरस के कारण अगर एन्सेफेलाइटिस है तो फिर उसका कोई स्पेसिफिक उपचार, ट्रीटमेंट नहीं है। उसके लक्षण जैसे दौरा पड़ना, समझ गए, दौरा पड़ना, संक्रमण होना, बुखार होना, दर्द आना, ब्रेन में हेडेक होना, ये सब का उपचार जो है किया जाता है। समझ गए? बाकी इसका विशिष्ट कोई उपचार नहीं है। समझ गए? और कुछ स्टेरॉयड दवा भी दिए जाते हैं। तो ये उपचार हो गया, इसको आपको याद रखना है। यहाँ पे इंग्लिश मैंने दे रखा है, इंग्लिश भी आपको ध्यान में रखना है। रही बात नर्सिंग मैनेजमेंट का, तो नर्स क्या कर सकती है ऐसे पेशेंट को जिसको एन्सेफेलाइटिस है? तो सबसे पहले पेशेंट को फ्लूइड्स तरल देंगे, इलेक्ट्रोलाइट संतुलन बनाने के लिए आईवी फ्लूइड इंट्रावेन के माध्यम से फ्लूइड देते रहेंगे। बुखार होने पर ज्वरनाशक, एंटीपायरेटिक औषधि दे, ठंडे पानी की पट्टियाँ करें। ओके, बालक को जैविक वाइटल साइन को निरंतर आकलन करते रहे कि टेम्परेचर कितना है, आईसीपी प्रेशर कितना बढ़ रहा है।
दाब व्रण बेड सोर की रोकथाम करें, इसके लिए निरंतर जो है पोजीशन चेंज करते रहेंगे। त्वचा, मुंह, आँख, आहार तंत्र, मूत्राशय का उचित देखभाल करते रहेंगे, क्योंकि ऐसे में पेशेंट का एंसेफेलाइटिस होने पर उसका कार्य जो है बाधित हो जाता है, गड़बड़ा जाता है फंक्शन, तो वह अपने से देखभाल हो सकता है न करे, तो उसको आपको ये सब चीज़ों को देखभाल करते रहना पड़ेगा। बालक को कोमा में होने पर मूर्छित रोगों की भांति देखभाल करें। बालक जब कोमा में हो तो आप उसे एपिलेप्सी मूर्छित रोगी की तरह देखभाल करें। ओके, माता पिता को रोग व उसके उपचार के बारे में शिक्षित करें व मनोवैज्ञानिक सहारा प्रदान करें। आप ऐसे मन घबराए नहीं, आप उनको मनोवैज्ञानिक सहारा दें, शिक्षित करें, उपचार दें, और ये सारा ट्रीटमेंट और देखभाल करके एक बच्चे को ज़्यादा दिन लाइफ दे सकते हैं। ओके, तो ये सारा चीज़ मैंने आपको बता दिया। यहाँ पे 5 नंबर में एंसेफ्लाइटिस आपको पूछेगा तो जो है आप इसको लिख दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे टोटल के टोटल यहाँ पे मैंने इंग्लिश दे रखा है, आप इसको अच्छे से लिखिएगा, कोई दिक्कत नहीं। चलिए मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में। जो भी लोग मेरे डियर हैं आप समझिए, ठीक है ना। चलिए मिलते हैं।